चलिए, तो हम फिजिक्स की शुरुआत करते हैं। फिजिक्स की ठीक है। तो फिजिक्स में यदि हम डिस्कस करें तो फिजिक्स का पहला चैप्टर होगा जिससे हम शुरुआत करेंगे यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स। यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स। इसका हिंदी क्या होगा? इकाई एवं मापन। इकाई एवं मापन। ठीक है। अब इसमें हमको क्या क्या पढ़ना है, कैसे कैसे पढ़ना है, इसको हम आगे बढ़ते हुए चलते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले यदि हम बात करें फिजिकल क्वांटिटीज की, फिजिकल क्वांटिटीज की, ठीक है। तो फिजिकल क्वांटिटीज क्या है, फिजिकल क्वांटिटीज कहते किसे हैं? ठीक है। तो फिजिक्स में यानी कि भौतिक विज्ञान में जिन जिन राशियों को, जिन जिन क्वांटिटीज को हम पढ़ते हैं उसे हम क्या कह सकते हैं? फिजिकल क्वांटिटीज कह सकते हैं। ठीक है। यानी कि जिन राशियों को फिजिक्स में पढ़ा जाएगा वो क्या है? फिजिकल क्वांटिटीज। ठीक है। तो इसके एग्जाम्पल क्या क्या हो सकते हैं? यदि हम इसके एग्जाम्पल की बात करें फिजिकल क्वांटिटीज की, तो कोई भी क्वांटिटी हम लिख सकते हैं। लेंथ हो सकता है, टाइम हो सकता है, डिस्टेंस हो सकता है, एंगल हो सकता है। ठीक है। ये सारी क्वांटिटीज क्या है? फिजिकल क्वांटिटीज है, क्योंकि इनको हम किस में पढ़ते हैं? फिजिक्स में पढ़ते हैं। यदि हम आगे बात करें कि फिजिकल क्वांटिटीज कितने टाइप की होती हैं, यानी कि टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज, यानी कि भौतिक राशियों के प्रकार। भौतिक राशियां कितने प्रकार की फिजिक्स में हम पढ़ते हैं, भौतिक विज्ञान में हम पढ़ते हैं। तो हम 3 भौतिक राशियों को पढ़ते हैं। ये कौन कौन सी हो सकती हैं? जैसे एक हो गया फंडामेंटल क्वांटिटीज, जिन्हें हम क्या कह सकते हैं? जिन्हें हम कह सकते हैं हिंदी में मूल राशियां। ठीक। फिर हम पढ़ सकते हैं जिन्हें हम बोलेंगे डिराइव्ड क्वांटिटीज। जिन्हें हम हिंदी में बोल सकते हैं व्युत्पन्न राशियां। और एक और होती हैं जिन्हें हम बोलते हैं सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज, या इन्हें हम बोल सकते हैं पूरक राशियां। ठीक है। यानी कि फिजिक्स में हम 3 प्रकार की फिजिकल क्वांटिटीज को, 3 प्रकार की भौतिक राशियों को पढ़ते हैं। ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, एक एक करके इन सारे क्वांटिटीज को हम देखते हैं। यदि हम पहले बात करें फंडामेंटल क्वांटिटीज, यानी कि मूल राशियां। ठीक है। तो मूल राशियां किसे कहेंगे? तो जैसा कि नाम से ही स्पष्ट हो रहा है, फंडामेंटल यानी कि एक किसी और से नहीं बन सकती, या क्या है? इंडिपेंडेंट हैं, स्वतंत्र हैं, या किसी दूसरे पर निर्भर नहीं है। यानी कि ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जो कि क्या है? इंडिपेंडेंट है एक क्वांटिटी। ठीक है। इसके अलावा क्या है कि इन राशियों को हम आपस में इंटरचेंज नहीं कर सकते, आपस में एक दूसरे से बदल नहीं सकते। यानी कि
कैन नॉट बी इंटरचेंज्ड। हम इनको आपस में बदल नहीं सकते। यह राशियां क्या है? स्वतंत्र हैं, किसी पे निर्भर नहीं है। ठीक है। फिजिक्स में हम टोटल 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज को पढ़ते हैं, या फंडामेंटल क्वांटिटीज कितनी होती हैं? 7 होती हैं। ठीक है। इन 7 को यदि हम देखें तो कौन कौन सी हो सकती हैं? लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, करंट, इलेक्ट्रिक करंट, ल्यूमिनियस इंटेंसिटी और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। ठीक। तो ये 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज होती हैं, ये 7 मूल राशियां होती हैं। यह ऐसी राशियां हैं जो दूसरे पर निर्भर नहीं करती हैं, पूरी तरह से स्वतंत्र हैं, और साथ ही साथ एक राशि को दूसरे राशि में बदला नहीं जा सकता है। कहने का मतलब ये हुआ, मास को हम लेंथ में नहीं बदल सकते, टाइम को मास में नहीं बदल सकते, टेम्परेचर को टाइम में नहीं बदल सकते। ठीक है। ये सारी चीजें हो सकती हैं। ठीक है। यदि हम इन क्वांटिटीज के यूनिट की बात करें, यूनिट्स ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज, क्वांटिटीज। ठीक है। तो कौन कौन से यूनिट्स होते हैं? जैसे लेंथ है, तो लेंथ का यूनिट क्या होता है? मीटर। इसका सिंबल स्मॉल m ले सकते हैं। मास है, तो मास का यूनिट होता है किलोग्राम। इसका सिंबल हम kg ले सकते हैं। यदि टाइम की बात करें तो टाइम का यूनिट होता है सेकंड, जिसे हम s ले सकते हैं। टेम्परेचर की बात करें, तो टेम्परेचर होता है केल्विन, जिसे हम K से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यदि हम ल्यूमिनियस इंटेंसिटी की बात करें, यानी कि ज्योति तीव्रता की, तो इसका यूनिट होता है कैंडिला, इसको हम CD से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यदि हम इलेक्ट्रिक करंट की बात करें, इलेक्ट्रिक करंट की, तो इसका यूनिट होता है एम्पियर, और इसको हम A से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यदि हम अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की बात करें, यानी कि पदार्थ की मात्रा, तो इसे हम किससे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? मोल से, और इसका सिंबल होगा MOL। ठीक है। तो 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज की यूनिट हो गई। यदि हम नेक्स्ट क्वांटिटीज की बात करें तो नेक्स्ट क्वांटिटी आएगी हमारी डिराइव्ड क्वांटिटीज। इसे हम बोल सकते हैं व्युत्पन्न राशियां। ठीक है। व्युत्पन्न का मीनिंग क्या होगा? व्युत्पन्न का मीनिंग होगा कि इन्हें मूल राशियों से बनाया जाता है। यह ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज हैं जिन्हें हम किससे बनाएंगे? मूल राशियों से। यानी कि दे आर डिराइव्ड फ्रॉम फंडामेंटल क्वांटिटीज, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे यदि हम एरिया की बात करें तो एरिया होता है लेंथ
इंटू विड्थ, लेंथ इंटू विड्थ। लेंथ भी क्या है, लेंथ मतलब लंबाई, विड्थ भी एक लंबाई है, और लेंथ कैसा है, फंडामेंटल क्वांटिटीज। तो एरिया किससे किससे बन रहा है, लेंथ से बन रहा है और विड्थ से बन रहा है, यानी कि फंडामेंटल क्वांटिटी से बन रहा है। तो एरिया कैसी हो गई, डिराइव्ड क्वांटिटी। इसके यूनिट की बात करें तो लेंथ इंटू विड्थ, दोनों का मीटर है तो इसका यूनिट हो जाएगा मीटर स्क्वायर। यदि हम वॉल्यूम की बात करें, वॉल्यूम की, तो वॉल्यूम होता है लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट, LBH। तो इसका यूनिट क्या हो जाएगा, मीटर क्यूब। लेंथ विड्थ हाइट तीनों क्या है, लेंथ है, यानी कि फंडामेंटल क्वांटिटी से बना है। यदि हम बात करें डेंसिटी की, डेंसिटी की, डेंसिटी D, तो D इक्वल टू होता है मास अपॉन वॉल्यूम। मास का यूनिट केजी, वॉल्यूम का यूनिट मीटर क्यूब। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस लग जाएगा, M-3। ठीक है, तो डेंसिटी भी किससे किससे बन रही है, मास से और वॉल्यूम से। मास क्या है, फंडामेंटल क्वांटिटी है, यानी कि डेंसिटी फंडामेंटल क्वांटिटी से बन रही है। और आगे देखें स्पीड, तो स्पीड होती है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, सॉरी स्पीड 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 होती है डिस्टेंस अपॉन टाइम, स्पीड होती है डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, डिस्टेंस यानी कि लेंथ और टाइम यानी कि सेकेंड, तो इसका यूनिट हो जाएगा मीटर सेकेंड -1। इसी तरह वेलोसिटी को डिफाइन करें, वेलोसिटी, तो वेलोसिटी क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो इसका यूनिट क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट भी मीटर है, ये भी सेकेंड है, तो ये भी सेम होगा। ठीक है, एक्सीलरेशन की बात करें, एक्सीलरेशन की, तो एक्सीलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी, वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो चेंज इन वेलोसिटी यानी कि वेलोसिटी, तो इसका भी यूनिट क्या हो जाएगा, मीटर सेकेंड -2। फोर्स की बात करें तो फोर्स यानी कि F, इसका A लिख सकते हैं, इसका V लिख सकते हैं, इसका भी V लिख सकते हैं, लेकिन यहां वेक्टर बना सकते हैं क्योंकि वेलोसिटी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। फोर्स, तो फोर्स होगा M इंटू A, मास इंटू एक्सीलरेशन, और इसका यूनिट क्या हो सकता है, मास का kg और एक्सीलरेशन का मीटर सेकेंड -2, या इसी को क्या बोलते हैं, न्यूटन। ठीक, तो सब क्या हो गई, डिराइव क्वांटिटी हो गई। डिराइव कैसे है, क्योंकि फंडामेंटल से बनाई जा रही हैं। ठीक है, यदि हम तीसरी क्वांटिटी की बात करें, सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज, सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज, सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज यानी कि पूरक राशियां, पूरक राशियां। ठीक है, पूरक का मीनिंग क्या होता है, पूरक का मीनिंग होता है किसी चीज को पूरा करें। ठीक है, इसमें दो हमको याद रखना है, एक को बोलते हैं प्लेन एंगल, प्लेन एंगल, और एक को बोलते हैं सॉलिड एंगल, सॉलिड एंगल। प्लेन एंगल का यूनिट होता है रेडियन, और सॉलिड एंगल का यूनिट होता है स्टेरेडियन, स्टेरेडियन। इसका सिंबल RAD लिख सकते हैं, और इसका सिंबल STRAD लिख सकते हैं। ठीक है, तो दोनों क्या हो गई, पूरक राशियां हो गई, सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज हो गई। अब यदि हम बात करें यूनिट की, यूनिट किसे बोलते हैं, तो हम लोग जानते हैं, एग्जांपल एक लेके समझ सकते हैं कि जैसे लिखा है, किसी भी बॉडी का मास दिया है 10 kg। ठीक है, तो जो संख्या में है इसको बोलते हैं न्यूमेरिकल वैल्यू, न्यूमेरिकल वैल्यू। और जो इसके बाद लगा हुआ है यह क्या है, यूनिट। यानी कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को जब हम रिप्रेजेंट करने जाएंगे, जब उसको व्यक्त करते हैं, तो हमको दो चीजों की जरूरत पड़ती है, एक होती है संख्या की और दूसरी होती है
यूनिट की, इकाई की। तो संख्या के साथ जो लगा हुआ है वही क्या है, यूनिट है। ठीक है। अब यदि हम बात करें सिस्टम ऑफ यूनिट्स की, सिस्टम ऑफ यूनिट्स यानी कि इकाइयों की प्रणालियां, ठीक, या फिर मात्रक की प्रणालियां। ठीक है। तो जनरली हम 4 सिस्टम के बारे में पढ़ते हैं। एक होता है जिसको बोलते हैं MKS सिस्टम, दूसरा होता है जिसे हम बोलते हैं CGS सिस्टम, तीसरा होता है जिसको बोलते हैं हम FPS सिस्टम, और चौथा होता है जिसे हम बोलते हैं SI सिस्टम, SI सिस्टम। ठीक है। MKS का मीनिंग क्या हुआ? M फॉर मीटर, K फॉर किलोग्राम और S फॉर सेकेंड, यानी कि मीटर किलोग्राम सेकेंड। यदि इस सिस्टम को हम फॉलो करें तो इसे MKS बोलेंगे। यानी कि लंबाई को हम किस में मेजर करेंगे, मीटर में। द्रव्यमान यानी कि मास को किस में मेजर करेंगे, किलोग्राम में। और टाइम यानी कि समय को किस में मेजर करेंगे, सेकंड में। सीजीएस मतलब सेंटीमीटर, यानी कि लंबाई को सेंटीमीटर में मेजर करना है, मास को ग्राम में मेजर करना है, ग्राम में, और टाइम को सेकंड में मेजर करना है। एफपीएस यह एक ब्रिटिश सिस्टम है। यह क्या है, ब्रिटिश सिस्टम है। एफपीएस में ध्यान देना है, यह ब्रिटेन की प्रणाली है, ब्रिटिश सिस्टम है। ठीक है। इसमें हम क्या करेंगे, लंबाई को फुट में मेजर कर लेंगे, मास को पाउंड में मेजर कर लेंगे, और टाइम को फिर से सेकंड में मेजर कर लेंगे। एसआई का मतलब क्या होता है, इंटरनेशनल सिस्टम, इंटरनेशनल सिस्टम यानी कि अंतरराष्ट्रीय पद्धति। ठीक। अब अंतरराष्ट्रीय पद्धति का मतलब क्या हुआ? अंतरराष्ट्रीय पद्धति का मतलब हुआ कि पूरे विश्व में एक ही प्रणाली प्रचलित है। ठीक है। और एसआई सिस्टम किस पे फोकस करता है, जो हमने अभी पढ़ा था, 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज, 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज, 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज, यानी कि 7 मूल राशियों को यदि हम एक अंतरराष्ट्रीय पद्धति में मेजर करने जाएं, अंतरराष्ट्रीय पद्धति में उसका मात्रक बताएंगे। ठीक है। तो इसे हम क्या बोल सकते हैं, एसआई सिस्टम। जैसा कि मात्रक हमने शुरू में लिखा था, लेंथ की मीटर, मास का किलोग्राम, टाइम का सेकंड, टेम्परेचर का केल्विन, इलेक्ट्रिक करंट का एम्पियर, ल्यूमिनस इंटेंसिटी का कैंडिला, और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का मोल। ये सातों क्या हो जाएंगे, किस सिस्टम के अंतर्गत हम उनको ले सकते हैं, एसआई सिस्टम के अंतर्गत। यदि हम थोड़ा कन्वर्जन की बात करें तो 1 पाउंड में याद रखना है, 1 पाउंड में लगभग 453 ग्राम होते हैं। यानी कि पाउंड को यदि ग्राम में हमको कन्वर्ट करना है तो इस तरीके से हम कन्वर्ट कर सकते हैं। अब यदि हम बात करें एक टर्म को जिसको बोल सकते हैं हम डायमेंशंस, डायमेंशंस। ठीक है। तो डायमेंशंस का मतलब क्या होता है कि जनरली 3 का, जैसे मास हो गया, लेंथ हो गया और टाइम, जनरली इन तीनों का पहला लेटर लेते हैं। जैसे मास का M ले लिया, लेंथ का L ले लिया, टाइम का T ले लिया। ठीक है। यानी किसी फिजिकल क्वांटिटी को इन तीनों की सहायता से यदि हम एक्सप्रेस करना चाहेंगे तो उसे हम उस फिजिकल क्वांटिटी का क्या बोल सकते हैं, डायमेंशंस, या फिर डायमेंशनल फार्मूला, डायमेंशनल फार्मूला, डायमेंशनल फार्मूला। ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे देखें, जैसे हमको फोर्स लिखना है, फोर्स, या शॉर्ट फॉर्म डीएफ ऑफ डायमेंशनल फार्मूला ऑफ फोर्स लिखना है। ठीक। तो फोर्स अभी हमने देखा था, फोर्स का यूनिट क्या होता है, फोर्स होता है मास इनटू एक्सीलरेशन। ठीक। मास है
और एक्सीलरेशन को क्या ले सकते हैं, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, और चेंज इन वेलोसिटी क्या हो सकती है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, यानी कि टाइम का स्क्वायर। ठीक है, तो यदि इसका हम डायमेंशनल फार्मूला लिखेंगे, डायमेंशनल फार्मूला ऑफ एफ, तो मास का होगा पहला लेटर m, d फॉर डिस्प्लेसमेंट, और डिस्प्लेसमेंट क्या है, लेंथ है, लेंथ हो गई। t क्या है, टाइम है, लेकिन टाइम नीचे है, यानी कि इसको ऐसे भी लिख सकते हैं m d t माइनस 2। ठीक है, टाइम क्या है, t, टाइम का पहला लेटर लेंगे t, तो फोर्स का डायमेंशनल फार्मूला क्या आ जाएगा, m l t माइनस 2। ठीक है, तो यानी कि m l और t के फॉर्म में यदि हम किसी क्वांटिटी को एक्सप्रेस करें पावर बनाते हुए, तो इसे हम क्या बोल सकते हैं, उसका डायमेंशंस या फिर डायमेंशनल फार्मूला। यदि हम कुछ ऑर्डर की बात करें, जैसे एग्जांपल के तौर पे, जैसे मान लीजिए लिखा है 10 पावर माइनस 2 मीटर, तो इसका मीनिंग क्या होता है, 1 सेंटीमीटर। यदि लिखा है 10 पावर माइनस 3 मीटर, तो इसका मीनिंग क्या होता है, 1 मिलीमीटर। यदि लिखा है 10 पावर माइनस 6 मीटर, इसका मीनिंग होता है 1 माइक्रोमीटर, 1 माइक्रोमीटर, जिसे हम म्यू से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, या माइक्रोन भी बोलते हैं इसको शॉर्ट फॉर्म में। यदि लिखा है 10 पावर माइनस 9, इसको बोलते हैं हम 1 नैनोमीटर, 1 नैनोमीटर, nm। यदि लिखा है 10 पावर माइनस 10, तो इसको हम बोलते हैं 1 एंगस्ट्रॉम, एंगस्ट्रॉम, जिसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं ऐसे। ये हो गई बड़ी यूनिट। यदि हम छोटी यूनिट, यदि हम बड़ी यूनिट की बात करें, तो यदि 10 पावर 3 मीटर लिख दिया तो इसको बोलेंगे 1 किलोमीटर। 10 पावर 6 लिख दिया, इसे हम मेगा लिख सकते हैं, 1 मेगा मीटर, मेगा मीटर। 10 पावर 9 लिख दिया तो इसे हम गीगा बोल सकते हैं, ऐसे बढ़ता है। ठीक है, यदि हम कुछ स्टैंडर्ड यूनिट की बात करें, जैसे एक स्टैंडर्ड यूनिट है एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, इसे हम एयू से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक, इसका मीनिंग क्या है, ये सन है, ये अर्थ है, तो सन और अर्थ के बीच का जो एवरेज डिस्टेंस है, एवरेज डिस्टेंस, एवरेज डिस्टेंस बिटवीन सन एंड अर्थ, इसको बोलते हैं एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। ठीक है, जो कि लगभग आता है 1.496 इंटू 10 पावर 11 मीटर, 1 AU। ठीक है, यदि हम सौर मंडल के अंदर हैं, सौर मंडल, और डिस्टेंस को मेजर कर रहे हैं, तो जनरली हम AU का यूज करते हैं, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट का यूज करते हैं। एक और यूनिट हम जानते हैं जिसे बोलते हैं हम लाइट ईयर, लाइट ईयर। ठीक है, लाइट ईयर यानी कि प्रकाश वर्ष, प्रकाश वर्ष भी किसका यूनिट है, यह भी लेंथ का यूनिट है, डिस्टेंस का यूनिट है। इसे कैसे डिफाइन कर सकते हैं, डिस्टेंस, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई लाइट, लाइट इन वैक्यूम इन 1 ईयर, 1 ईयर, एक साल में वैक्यूम में जो लाइट है वो कितनी दूरी तक चल सकती है। तो हमको पता है कि सिंस स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट कितनी होती है, 3 इंटू 10 पावर 8 मीटर पर सेकेंड, यानी कि एक सेकेंड में कितना जाएगा, 3 इंटू 10 पावर 8 मीटर। ओके, तो यदि हम एक लाइट ईयर निकालें, यानी कि एक साल में कितना जाएगा, तो एक साल का मतलब क्या होगा, एक साल में इतने दिन होंगे लगभग, एक दिन में 24 घंटे, 24 घंटे में 60 मिनट, मतलब एक घंटे में 60 मिनट, और एक मिनट में 60 सेकेंड, और एक सेकेंड में कितना जाएगा, 3 इंटू 10 पावर 8। तो यह आएगा वैल्यू किसकी, एक लाइट ईयर की, एक लाइट ईयर की वैल्यू आएगी इतनी मीटर। ठीक है,
अब यदि हम नेक्स्ट टॉपिक की बात करें तो नेक्स्ट टॉपिक आएगा हमारा मैकेनिक्स। मैकेनिक्स में हम क्या क्या पढ़ेंगे? मैकेनिक्स में हम पढ़ेंगे मोशंस के बारे में बेसिकली। मैकेनिक्स, मोशंस, फोर्स, ये सब इसमें आ सकते हैं। तो इसमें सबसे पहला यदि हम पढ़ें डिस्टेंस। डिस्टेंस किसे बोलते हैं? तो डिस्टेंस क्या है? यदि हम एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट के बीच जा रहे हैं, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट के बीच जा रहे हैं, तो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट के बीच जाते समय जिस रास्ते को हमने फॉलो किया है, जिस पाथ को फॉलो किया है, उस पाथ की जो लंबाई होती है उसे हम डिस्टेंस बोल सकते हैं। ठीक है, यानी कि डिस्टेंस बेसिकली क्या है? पाथ लेंथ है, रास्ते की लंबाई है। ठीक, इसके यूनिट की बात करें तो चूंकि लेंथ है तो यूनिट क्या हो जाएगा? मीटर हो जाएगा। इसमें दिशा का ज्ञान होना जरूरी नहीं है, इसको दिशा से फर्क नहीं पड़ता है, डायरेक्शन से फर्क नहीं पड़ता है। तो यह क्या है? स्केलर क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है, क्वांटिटी है। स्केलर क्वांटिटी उन क्वांटिटी को बोलते हैं जिनको बताने के लिए, जिनको एक्सप्रेस करने के लिए डायरेक्शन की जरूरत नहीं होती है। ठीक है। फॉर अ मूविंग ऑब्जेक्ट, यदि कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, यदि कोई भी ऑब्जेक्ट या कोई भी बॉडी यदि मूव कर रही है तो डिस्टेंस कैन नॉट बी जीरो, डिस्टेंस कांट बी जीरो, डिस्टेंस जीरो नहीं हो सकती, क्योंकि यदि बॉडी मूव कर रही है तो कुछ ना कुछ रास्ते को कवर करेगी, और उस रास्ते की लंबाई को यदि हम मेजर कर लेंगे तो वही क्या हो जाएगा? डिस्टेंस। ठीक है। यदि हम दूसरे टर्म की बात करें, डिस्प्लेसमेंट की, डिस्प्लेसमेंट की, डिस्प्लेसमेंट की, तो डिस्प्लेसमेंट क्या है? तो यदि हम एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट के बीच जाएं तो जो सबसे छोटा रास्ता होगा उसकी लंबाई, यानी कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, तो ये क्या है? डिस्प्लेसमेंट क्या है? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, सबसे कम दूरी है। ठीक है। इसके यूनिट की बात करें, चूंकि ये भी क्या है? लेंथ है, इसका भी यूनिट हो गया मीटर। यह क्या है? वेक्टर क्वांटिटी, ये ध्यान देना है, ये वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी का मतलब क्या हुआ? इसको दिशा से मतलब है। जैसे ए से बी गए, मान लीजिए 10 मीटर, और बी से ए फिर से वापस आ गए, ये भी 10 मीटर। यदि हम डिस्टेंस की बात करें, डिस्टेंस की बात करें तो डिस्टेंस क्या होगा? डिस्टेंस हमेशा जुड़ता है, डिस्टेंस घट नहीं सकता, क्योंकि रास्ते की लंबाई जुड़ के फिर से क्या होगी? बढ़ जाएगी। तो क्या हो जाएगा? 10 + 10 यानी कि 20 मीटर हो जाएगा। यदि हम डिस्प्लेसमेंट की बात करें, डिस्प्लेसमेंट की, डिस्प्लेसमेंट की, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? जीरो, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट हमेशा क्या होता है? फाइनल पॉइंट और इनिशियल पॉइंट, उनके बीच की न्यूनतम दूरी। तो हमको पता है फाइनल भी यही है, फाइनल भी यही पॉइंट है, इनिशियल भी यही पॉइंट है, जहां से चला था वहीं पे वापस आ गया, यानी कि जो पॉइंट है वो दोनों एक ही हैं, तो दोनों के बीच कोई दूरी बनेगी ही नहीं। तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा? जीरो। यानी कि हम बोल सकते हैं कि फॉर अ मूविंग ऑब्जेक्ट, फॉर ए मूविंग ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट डिस्प्लेसमेंट कैन बी जीरो, डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट कैन बी जीरो। मूविंग ऑब्जेक्ट के लिए डिस्टेंस कभी भी जीरो नहीं होगा, डिस्टेंस हमेशा बढ़ता रहेगा, लेकिन डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है, ये ध्यान देना है। यदि हम नेक्स्ट क्वांटिटी की बात करें, स्पीड, तो स्पीड होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक। यदि हम इसके यूनिट की बात करें तो हमको पता है कि डिस्टेंस का यूनिट मीटर, टाइम का सेकंड, या इसको ऊपर ले जाएंगे तो हो जाएगा मीटर पर सेकंड या ms-1। चूंकि हमको पता है डिस्टेंस क्या है? स्केलर क्वांटिटी। टाइम क्या है? स्केलर क्वांटिटी। तो स्पीड भी क्या है? स्केलर क्वांटिटी, यानी कि इसके लिए दिशा की जरूरत नहीं है, स्केलर क्वांटिटी।
ठीक है। यदि हम बात करें वेलोसिटी की, तो वेलोसिटी क्या होगी? तो वेलोसिटी इक्वल टू होती है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। इसका यूनिट क्या होगा? इसका भी यूनिट सेम आएगा, ms-1। लेकिन ये ध्यान देना है कि क्या होती है, यह एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, वेक्टर क्वांटिटी होती है। फिर एक टर्म को हम डिफाइन करें, एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन जिसे हम ए से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो एक्सीलरेशन होता है चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। ठीक है, चेंज को हम ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, चेंज डेल्टा, डेल्टा बना दिया, इसका मीनिंग है चेंज। तो चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम इक्वल टू एक्सीलरेशन। यदि इसके यूनिट की बात करें, इसका यूनिट क्या होगा? वेलोसिटी का मीटर पर सेकंड और टाइम का सेकंड। तो सेकंड फिर से ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? मीटर सेकंड माइनस 2। ठीक है, चूंकि वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है इसलिए ये भी क्या हो गई? वेक्टर क्वांटिटी। ये भी क्या है? वेक्टर क्वांटिटी, क्वांटिटी। यदि मोशन की बात करें तो इसमें ध्यान देना है, मोशन की बात करें तो इसमें दो केस बन सकते हैं कि यदि ए जीरो है, ए जीरो का मतलब क्या होगा कि वेलोसिटी बदल नहीं रही है, वेलोसिटी क्या है? कांस्टेंट। यदि किसी भी ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी बदले ना, ठीक है, यानी उसका एक्सीलरेशन कांस्टेंट हो, तो उस कंडीशन में हमको एक ही फार्मूला याद रखना है, स्पीड या फिर वेलोसिटी इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम, जो हम शुरू से पढ़ते आ रहे हैं, 10th में हमने पढ़ा होगा, चाल बराबर दूरी बटे समय, या स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो ये ध्यान देना, ये तभी लगेगा जब एक्सीलरेशन जीरो है। ठीक है, दूसरा कंडीशन क्या हो सकता है? यदि एक्सीलरेशन जीरो नहीं है, लेकिन एक चीज ध्यान देना है, बट क्या है? कांस्टेंट। एक्सीलरेशन की वैल्यू जीरो नहीं है लेकिन क्या है? कांस्टेंट। जैसे 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो गई, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो गई, और पूरे रास्ते भर उतनी ही बनी रही। ठीक है, तो इस कंडीशन में क्या होते हैं? इक्वेशंस ऑफ मोशन, इक्वेशंस ऑफ मोशन आर अप्लाइड, आर अप्लाइड। इक्वेशन ऑफ मोशन को हम अप्लाइड कर सकते हैं, और हमको पता है कि 3 इक्वेशन होते हैं। एक होता है v इक्वल टू यू प्लस ए टी, दूसरा होता है s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और हाफ ए टी स्क्वायर, और तीसरा होता है v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ठीक है, यदि हम तीनों के मीनिंग, सबकी मीनिंग समझने की कोशिश करें तो v होता है फाइनल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, u होता है इनिशियल वेलोसिटी, u है हमारा इनिशियल वेलोसिटी, a है एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन, t है टाइम, और s है डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट। तो ये हमारा फार्मूला बनेगा। ये तीन इक्वेशन, ये जो 3 इक्वेशन है गति के समीकरण, इक्वेशंस ऑफ मोशन, इक्वेशंस ऑफ मोशन तभी वैलिड होते हैं जब एक्सेलरेशन की वैल्यू जीरो ना हो लेकिन क्या हो? कांस्टेंट हो। हमको पता है कि यदि इफ ए इज निगेटिव, यदि ए निगेटिव है तो क्या करेगा? ये वेलोसिटी को घटाएगा, देन वेलोसिटी विल बी डिक्रीज्ड, या वेलोसिटी इज डिक्रीज्ड, डिक्रीज्ड, डिक्रीज्ड। यदि ए निगेटिव है तो वेलोसिटी को ये घटाएगा, और इसी को बोलते हैं हम रिटार्डेशन। देन दिस इज कॉल्ड
यानी ये जो है वो क्या कहलाएगा, दिस इज कॉल्ड रिटार्डेशन। रिटार्डेशन, मंदन, इसे हम क्या बोल देंगे, मंदन, मंदन। ठीक है, इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है, यदि हम किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ फेंकें, इफ एनी ऑब्जेक्ट इज थ्रोन इन अपवर्ड डायरेक्शन, इन अपवर्ड डायरेक्शन, डायरेक्शन। ठीक है, यदि किसी ऑब्जेक्ट को हम ऊपर की तरफ फेंकें, क्योंकि हमको पता है कि यदि ऊपर फेंकेंगे तो वेलोसिटी होगी ऊपर, लेकिन जो एक्सीलरेशन है वो किसके कारण से होगा, ग्रेविटी के कारण से, जिसे हम क्या बोल सकते हैं, जी, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जिसकी वैल्यू कितनी होती है, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यदि v और g दोनों निगेटिव डायरेक्शन में है, सॉरी दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, यदि वेलोसिटी और एक्सीलरेशन दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, इसी को बोलते हैं रिटार्डेशन। यानी ए निगेटिव है, इसका मतलब एक और भी हो सकता है कि ए क्या है, ए इज इन द अपोजिट डायरेक्शन, अपोजिट डायरेक्शन टू वी। एक्सीलरेशन क्या है, वेलोसिटी के अपोजिट डायरेक्शन में है। वही है कि यदि किसी ऑब्जेक्ट को हम ऊपर की तरफ फेंकेंगे तो वेलोसिटी हमेशा ऊपर रहेगी, लेकिन एक्सीलरेशन नीचे की तरफ होगा, इसलिए वेलोसिटी क्या होगी, घटेगी, उसकी स्पीड या वेलोसिटी क्या होगी, घटेगी। और इसी कारण से क्या होगा कि कुछ समय बाद वो क्या होगा, वहां पे कुछ देर के लिए रुकेगा, फिर वापस नीचे आने लगेगा। यानी कि ऊपर एक लिमिट तक जाएगा, ऊपर एक टाइम पर, एक इंस्टेंट पर उसकी स्पीड क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। क्यों जीरो होगी, क्योंकि एक्सीलरेशन नीचे लग रहा है, जो कि वेलोसिटी को हमेशा घटाता रहेगा। और इस एक्सीलरेशन को क्या बोल सकते हैं हम, रिटार्डेशन। यही यदि इसका उल्टा केस लें, यानी कि कोई चीज ऊपर से छोड़ दिया जाए, तो जब ऊपर से छोड़ देंगे तो नीचे आएगा, और एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वो भी नीचे है, तो यदि दोनों नीचे होंगे तो एक्सीलरेशन यानी कि जी क्या करेगा, वेलोसिटी को बढ़ाएगा। यानी कि वही बॉल जिसको हम ऊपर फेंके थे, वही ऑब्जेक्ट जिसको हम ऊपर फेंके थे, यदि वही ऑब्जेक्ट रुकने के बाद, यानी कि ऊपर जाने के बाद जब नीचे आएगा तो उसकी वेलोसिटी क्या होगी, बढ़ती जाएगी, क्योंकि उस पर क्या काम करेगा, एक्सीलरेशन। यानी कि इसको एक्सीलरेशन बोल सकते हैं, एक्सीलरेशन बोल सकते हैं, और इसको क्या बोल सकते हैं हम, रिटार्डेशन, 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 एक्सीलरेशन और रिटार्डेशन। ठीक है, एक टर्म हम बात करें जिसको हम बोलते हैं मोमेंटम, मोमेंटम पी से रिप्रेजेंट कर सकते हैं हम। तो मोमेंटम होता है मास इंटू वेलोसिटी। यदि मास को हम वेलोसिटी से मल्टीप्लाई कर दें तो मोमेंटम आ जाएगा। यदि इसके यूनिट की बात करेंगे तो यूनिट ऑफ पी क्या बनेगा, मास का केजी हो जाएगा और वी का मीटर पर सेकेंड। ये हो गया मोमेंटम। यहीं पे एक टर्म हम पढ़े फोर्स। तो फोर्स किसे बोलते हैं, किसी भी स्टेट को चेंज करने के लिए हमको फोर्स की जरूरत पड़ती है। यानी कि कोई चीज यदि रुकी है उसको मोशन में लाना है, रेस्ट में है कोई वह ऑब्जेक्ट, उसको मोशन में लाना है, यानी कि हम क्या कर रहे हैं, स्टेट चेंज कर रहे हैं, स्टेट में क्या कर रहे हैं, परिवर्तन कर रहे हैं, उसकी अवस्था को बदल रहे हैं। तो जब अवस्था में परिवर्तन होता है तो हमको फोर्स की जरूरत पड़ती है। यानी कोई रुकी चीज है उसको गति में लाना है तो बल की जरूरत पड़ेगी, फोर्स की जरूरत पड़ेगी। यदि कोई चीज गति कर रही है उसको रोकना है तो भी हमको फोर्स की जरूरत पड़ेगी, बल की जरूरत पड़ेगी। तो फोर्स क्या हो गया, इट इज एन एक्सटर्नल एजेंट, इट इज एन एक्सटर्नल एजेंट, एक्सटर्नल एजेंट विच, जो कि ट्राई करता है, ट्राइज, और या फिर चेंज कर ही देता है, और चेंजेज द स्टेट ऑफ एनी ऑब्जेक्ट, द स्टेट ऑफ एनी ऑब्जेक्ट। ठीक है, यानी कि किसी भी ऑब्जेक्ट के अवस्था में परिवर्तन के लिए हमको बाहर से
एक कारक की जरूरत पड़ती है, एक फैक्टर की जरूरत पड़ती है। इसी फैक्टर को हम क्या बोल देते हैं? फोर्स। ठीक है। फोर्स को एक तरीके से और डिफाइन कर सकते हैं कि फोर्स क्या है, एक पुश है या फिर पुल है, जो कि क्या काम करेगा? वही सेम काम, स्टेट में चेंज कर देगा, अवस्था में परिवर्तन कर देगा। ठीक है। फोर्स क्या होता है? तो फोर्स का फॉर्मूला होता है m इंटू ए। एक फार्मूला इसका और भी हो सकता है, चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम। ये दो फार्मूले बनेंगे। इसका यूनिट बात करें फोर्स की, तो एक यूनिट होता है न्यूटन, लेकिन न्यूटन ध्यान देना किस सिस्टम में होगा? MKS में। यदि हम इसका एक और सिस्टम बात करें, एक और यूनिट बात करें, तो होता है डाइन। तो डाइन होता है CGS सिस्टम में। ठीक है। और एक डाइन में 10⁻⁵ न्यूटन होता है, ये ध्यान देना है। अब यहीं पे हम बात करें लॉज ऑफ मोशन। लॉज ऑफ मोशन, मोशन के 3 लॉ होते हैं। पहले लॉ को बोलते हैं लॉ ऑफ इनर्शिया। लॉ ऑफ इनर्शिया, इसका मीनिंग क्या है? कहने का मतलब यह है कि यदि हम किसी बॉडी की स्टेट में चेंज करना चाहते हैं, किसी भी बॉडी की अवस्था में परिवर्तन करना चाहते हैं, तो हमको फोर्स लगाना पड़ेगा। ठीक। लेकिन वह बॉडी जिसकी अवस्था बदल रही है, वह बॉडी उस चेंज का विरोध करेगी। कहने का मतलब ये हुआ कि जैसे ये ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है, ये ग्राउंड पे रखा है, इस पर हमने फोर्स लगाया, तो फोर्स लगाएंगे तो यह अपनी अवस्था को बदल सकता है, या फिर इसकी अवस्था बदल सकती है। हो सकता है ये रुका है तो मोशन में आ जाए, लेकिन इसके अंदर एक प्रॉपर्टी होती है ऑब्जेक्ट के अंदर, जो कि इस अवस्था परिवर्तन का विरोध करती है। कहने का मतलब यह फोर्स चाहेगा कि ये बॉडी मोशन में आ जाए, लेकिन बॉडी नहीं चाहेगी कि वो मोशन में आए, बॉडी उस चेंज का विरोध करेगी। और इसी प्रॉपर्टी को हम क्या बोल सकते हैं? इसी प्रॉपर्टी को हम बोल सकते हैं इनर्शिया। इनर्शिया। ठीक है। तो यदि हम पहले लॉ को बताना चाहें तो ये क्या होगा कि कोई भी बॉडी यदि रुकी है तो रुकी रहना चाहेगी, मोशन में है तो मोशन में बने रहना चाहेगी। कब तक? जब तक कोई उस पर बाहरी बल ना लगाया जाए, एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना किया जाए। जैसा कि अभी हमने पढ़ा था कि कोई भी अवस्था में परिवर्तन तभी होगा जब उस पर क्या लगाया जाए? एक्सटर्नल फोर्स लगाया जाए, एक्सटर्नल चेंज लगाया जाए। तो इसको हम क्या बोल सकते हैं कि लॉ ऑफ इनर्शिया, या फिर एनी बॉडी या एनी ऑब्जेक्ट रिमेन्स एट स्टेट ऑफ रेस्ट और स्टेट ऑफ मोशन unless an external force is applied। external force is applied, जब तक उस पर कोई बाहरी बल नहीं लगाया जाता तब तक वह वस्तु क्या रहेगी? उसी अवस्था में रहना चाहेगी, और उसी को क्या बोलते हैं? इनर्शिया। ठीक है। इसे हम लॉ ऑफ इनर्शिया बोल सकते हैं। इनर्शिया में ध्यान देना है, हैवियर मास, जितना भारी होगा ऑब्जेक्ट उतना ही ज्यादा उसकी इनर्शिया होगी। हैवियर मास हैव मोर इनर्शिया, हैज मोर इनर्शिया। यानी कि ऑब्जेक्ट जितना ज्यादा भारी होगा उसकी इनर्शिया उतनी ज्यादा होगी। ठीक है। यदि हम दूसरे लॉ की बात करें तो दूसरा लॉ वही है फोर्स का डिफिनीशन, कि फोर्स क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम या मास इनटू एक्सीलरेशन।
यही होता है दूसरा लॉ। तीसरे लॉ को बोलते हैं हम एक्शन रिएक्शन, एक्शन रिएक्शन लॉ। इसका मीनिंग क्या है कि यदि हम दो ऑब्जेक्ट लें ए और बी, यदि ए बी पे फोर्स एफ लगा रहा है तो बी भी ए पे फोर्स लगाएगी एफ, यानी कि किसी भी अप्लाइड फोर्स के रिस्पॉन्स में दूसरा ऑब्जेक्ट भी उतना ही लेकिन विपरीत दिशा में फोर्स लगाएगा। यानी कि एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। हर एक ऑब्जेक्ट क्या होता है, समान लेकिन विपरीत दिशा में रिएक्शन को फील करता है। जब भी हम फोर्स लगाएंगे तो विपरीत दिशा में जिस बॉडी पे फोर्स लगा रहे हैं वह बॉडी क्या लगाएगी, विपरीत दिशा में फोर्स लगाएगी, लेकिन ये ध्यान देना है उसका भी मैग्नीट्यूड उतना ही होगा। यदि हम एक फोर्स की बात करें, फ्रिक्शनल फोर्स, फ्रिक्शन का मीनिंग क्या है, ठीक है। तो फ्रिक्शन है एक कांटेक्ट फोर्स है। फ्रिक्शन क्या होता है, एक कांटेक्ट फोर्स होता है, ठीक। जब भी जैसे मान लीजिए ये रुका हुआ है, इस पे हमने फोर्स लगाया, तो जब इस पे फोर्स लगाएंगे तो यदि बहुत ज्यादा भारी है ये तो हो सकता है मोशन ना करे, ठीक। यानी कि दो अवस्था हो सकती है कि मोशन ना हो और दूसरी हो सकती है कि मोशन हो जाए, ठीक। यानी कि किसी भी ऑब्जेक्ट पे यदि हम फोर्स लगाते हैं तो वह मोशन कर भी सकता है, मोशन नहीं भी कर सकता है, ठीक है। लेकिन फोर्स लगाने का मतलब हमने ट्राई किया, हमने फोर्स लगाया। अभी हमने पढ़ा था कि जब भी हम फोर्स लगाएंगे वस्तु क्या होगी, उसकी अवस्था बदल जाएगी। यानी कि इस पे यदि हमने फोर्स लगाया है तो नियम एक आता है लॉज ऑफ मोशन के अनुसार से, ठीक है, कि इसकी अवस्था क्या होनी चाहिए, बदल जानी चाहिए। यानी कि ये रुका हुआ है, इसको क्या हो जाना चाहिए था, गति में आ जाना चाहिए था। लेकिन यदि बहुत भारी होगा तो आप लोगों को पता है कि आएगा नहीं, गति में नहीं आएगा। तो क्यों नहीं आया, क्योंकि इसके अपोजिट जो भी फोर्स हमने लगाया था उसके अपोजिट एक फोर्स लग गया जिसको हम बोलते हैं फ्रिक्शनल फोर्स, जो कि कहां लगेगा, यह कांटेक्ट फोर्स है, यह ऑब्जेक्ट और सरफेस के कांटेक्ट पे लगेगा। यानी कि ये कहां होगा, बिटवीन कांटेक्ट ऑफ ऑब्जेक्ट एंड सरफेस, ठीक है। कहने का मतलब यदि हमने फोर्स लगाया, कोई ऑब्जेक्ट मोशन नहीं किया तो भी फ्रिक्शन है, और इस फ्रिक्शन के कारण से ही यह ऑब्जेक्ट मूव नहीं कर पाया, ठीक। यदि फोर्स बहुत ज्यादा लगा देंगे तो ऑब्वियस सी बात है ये मूव कर जाएगा। तो यदि ये मूव कर गया फिर भी फ्रिक्शन लगेगा, क्यों, क्योंकि कांटेक्ट में तो रहेगा ही, ओके। उस कंडीशन में भी फ्रिक्शन होगा। लेकिन अंतर क्या है, अंतर यह है कि जब मोशन नहीं हुआ तब जो फ्रिक्शन लग रहा है उसको बोलते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन, क्योंकि रुका हुआ है, मोशन नहीं किया उसने। यदि मोशन में आ गया उसके बाद जो फ्रिक्शन लगेगा उसको क्या बोलेंगे, काइनेटिक फ्रिक्शन। यदि यहीं पे हम कुछ टर्म और पढ़ें, जैसे वर्क W, तो वर्क क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। इसका मीनिंग क्या हुआ कि जैसे मान लीजिए ये ऑब्जेक्ट है, इस पे हमने फोर्स लगाया और ये ऑब्जेक्ट यहां चला गया, यहां, तो यह जो डिस्प्लेसमेंट है यह क्या हो गई, S। तो इन्हीं दोनों का जो प्रोडक्ट है उसी को हम बोल सकते हैं F इंटू S, इसी को हम बोल सकते हैं वर्क। यदि फोर्स ऐसे लग रहा है तब तो हम ऐसे डिफाइन कर लेंगे, लेकिन कई बार क्या होता है, जैसे मान लीजिए ऑब्जेक्ट ऐसे रखा है
और हमने फोर्स ऐसे लगाया, तो obvious सी बात है जब ऐसे इसको खींच रहे हैं तो ये ऐसे डिस्प्लेस होगा, यानी कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच क्या बन रहा है, एंगल एस है, एफ है, तो उस कंडीशन में वर्क क्या होगा, एफ एस कॉस थीटा। ठीक, यदि इसके यूनिट की बात करें तो इसका यूनिट एक तो हो गया फोर्स इंटू एस, यानी कि न्यूटन इंटू मीटर, और इसी को बोलते हैं हम जूल। लेकिन जूल याद रखना है एमकेएस सिस्टम में है। इसका एक यूनिट और हो सकता है जिसे अर्ग बोलते हैं, अर्ग होता है सीजीएस सिस्टम में, और ये ध्यान देना है कि एक अर्ग इक्वल टू होता है 10⁻⁷ जूल। जूल को हम शॉर्ट फॉर्म में जे लिख सकते हैं। ठीक है, इसी का एक एप्लीकेशन यदि हम देखें, या फिर वर्क के टाइप की बात कर लें, टाइप ऑफ वर्क, टाइप ऑफ वर्क। ठीक, तो एक होगा है पॉजिटिव वर्क, पॉजिटिव वर्क। ठीक, जैसे हमने इस पे फोर्स लगाया और फोर्स के डायरेक्शन में ही ये डिस्प्लेस कर गया। कहने का मतलब ये हुआ कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों का डायरेक्शन सेम है। ठीक है, एफ एंड एस आर इन सेम डायरेक्शन, सेम डायरेक्शन, डायरेक्शन। ठीक, दूसरा निगेटिव वर्क, निगेटिव वर्क ये कब होगा, जब फोर्स मान लीजिए ऐसे है, क्योंकि वेक्टर है तो वेक्टर को हम एरो से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और एस ऐसे है, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, यानी कि ये तब होगा जब एफ एंड एस आर इन अपोजिट डायरेक्शन, अपोजिट डायरेक्शन। ठीक, एक तीसरा कंडीशन भी हो सकता है। अच्छा, इसके एग्जांपल ले लें, जैसे इसका एग्जांपल, जैसे कोई ऑब्जेक्ट गिर रहा हो, जैसे मान लीजिए बॉल है, बॉल ऐसे गिर रही है, तो ऑब्वियस सी बात है डिस्प्लेसमेंट भी इधर होगा, और एक्सीलरेशन या फिर ग्रेविटेशनल फोर्स भी नीचे की तरफ होगा, यानी कि दोनों का डायरेक्शन सेम है, तो क्या होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स से वर्क जो होगा वो पॉजिटिव होगा। ठीक है, अभी हमने पढ़ा था फ्रिक्शन, तो फ्रिक्शन में क्या होता था, जैसे मान लीजिए इस पर फोर्स लगाया, ये यहां पहुंच गया, लेकिन फ्रिक्शन क्या होगा, इस फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। ठीक है, फ्रिक्शनल फोर्स एफ आर, फ्रिक्शन, हमने इस पे फोर्स लगाया राइट डायरेक्शन में, ये डिस्प्लेस हुआ राइट डायरेक्शन में, लेकिन फ्रिक्शन लग रहा है अपोजिट डायरेक्शन में, यानी कि लेफ्ट डायरेक्शन में, यानी फ्रिक्शन के कारण से जो वर्क होगा वो क्या हो सकता है, निगेटिव। यानी कि इसका एग्जांपल ले सकते हैं, वर्क ड्यू टू फ्रिक्शन, ड्यू टू फ्रिक्शन। ठीक है, यदि हम तीसरे टाइप की बात करें तो एक और वर्क हो सकता है जिसको हम बोलते हैं जीरो वर्क। जीरो वर्क कब होगा, मान लीजिए डिस्प्लेसमेंट इधर है और फोर्स इधर है, यानी कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच कितना एंगल बना, 90, क्योंकि हमको पता है कि वर्क क्या होता है, एफ एस कॉस थीटा, और थीटा की जगह यदि हम 90 रख दें तो कॉस 90 होता है 0, तो वर्क क्या हो जाएगा, 0। ये क्या हो गया, जीरो वर्क। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे मान लीजिए कुली है, तो कुली कोई सामान अपने सर पे रखा है, तो ग्रेविटी लगेगी नीचे, और कुली प्लेटफॉर्म पे ऐसे जा रहा है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण से वर्क नहीं होगा, क्योंकि एंगल कितना बन गया, 90। ठीक है, यानी कि वर्क ड्यू टू ग्रेविटी while pulley while pulley moves on platform। यदि कुली प्लेटफॉर्म पे मोशन कर रहा है, कोई सामान लेके भी मोशन करेगा तो भी, अकेले मोशन कर रहा है तो भी, ग्रेविटी के कारण से वर्क कितना होगा, 0। फिर एक टर्म डिफाइन हम करें, पावर, इसको भी पी से रिप्रेजेंट कर सकते हैं।
तो पावर होता है वर्क अपॉन टाइम, वर्क अपॉन टाइम, ठीक, W अपॉन टी। यदि इसके यूनिट की बात करें तो एक यूनिट तो यहीं से बन जाएगा जूल पर सेकंड या जूल सेकंड माइनस वन, या इसी को हम बोलते हैं वाट। एक और टर्म हम डिफाइन करना चाहें, एनर्जी, ई। तो एनर्जी होती है कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क, कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क, और एनर्जी क्या होगी, W। एनर्जी एक तरीके से वर्क है, तो इसका भी यूनिट क्या हो जाएगा, इसका भी यूनिट सेम है, जूल, जूल, ठीक है। अब एनर्जी कई टाइप की हो सकती है, एग्जांपल मैकेनिकल एनर्जी, मैकेनिकल, सोलर, हीट, लाइट, ये सब क्या है, एनर्जी, ठीक है। यदि हम मैकेनिकल एनर्जी की बात करें, मैकेनिकल एनर्जी की, मैकेनिकल एनर्जी की, मैकेनिकल एनर्जी, तो मैकेनिकल एनर्जी में दो चीजें ध्यान देना है। मैकेनिकल एनर्जी दो टाइप की होती है, एक को बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी जिसे हम K से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और K की वैल्यू कितनी होती है, हाफ mv²। और दूसरे की बात करें तो दूसरा होती है पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, इसे हम U से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और U कितना होता है, mgh। तो मैकेनिकल एनर्जी का मीनिंग होता है Ke प्लस P, यानी कि काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी को जोड़ दें तो वही क्या होती है, मैकेनिकल एनर्जी। यदि हम डिस्कस करें कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ठीक, ऊर्जा का संरक्षण, तो हम जानते हैं ऊर्जा का संरक्षण का मीनिंग क्या है, एनर्जी नाइदर बी जनरेटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, या ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, एनर्जी कैन नॉट बी जनरेटेड, कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन ऑब्जेक्ट टू अदर ऑब्जेक्ट, या फिर वन फॉर्म टू अदर फॉर्म। यानी कि एनर्जी कैंट बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अदर फॉर्म। एनर्जी को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है, ना ही एनर्जी को समाप्त किया जा सकता है। एनर्जी में क्या सुविधा दी जा सकती है, एनर्जी को सिर्फ एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे हम देखते हैं किस किस एनर्जी को किस किस एनर्जी में हम कन्वर्ट कर सकते हैं, कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे डिवाइस, एक साइड लिख सकते हैं डिवाइस या प्रोसेस, और एक साइड लिख सकते हैं कन्वर्जन ऑफ एनर्जी, कन्वर्जन ऑफ एनर्जी फ्रॉम टू, या फिर सीधे कन्वर्जन ऑफ एनर्जी लिख दें, कन्वर्जन ऑफ एनर्जी, ठीक, ठीक है। जैसे यदि हम बात करें जनरेटर की, तो जनरेटर हमको पता है, जनरेटर में कौन सी एनर्जी किस में कन्वर्ट होगी, मैकेनिकल एनर्जी कन्वर्ट होगी, मैकेनिकल एनर्जी कन्वर्ट होगी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, ठीक। इसका उल्टा हो जाएगा मोटर, क्योंकि मोटर को पहले प्लग में डाला जाएगा, यानी कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी किस में कन्वर्ट होगी, मैकेनिकल एनर्जी में। इलेक्ट्रिक सेल ले सकते हैं, इलेक्ट्रिक सेल यानी कि बैटरी, इलेक्ट्रिक सेल या फिर बैटरी,
तो हमको पता है कि बैटरी में इलेक्ट्रोलाइट होते हैं, इलेक्ट्रोड्स होते हैं, यानी कि केमिकल होता है। तो केमिकल एनर्जी को एक किस में कन्वर्ट कर सकता है, केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट कर सकता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। यदि हम बल्ब की बात करें, इलेक्ट्रिक बल्ब की, इलेक्ट्रिक बल्ब की, तो हमको पता है कि बल्ब दोनों चीजें देता है, यानी कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी से दो चीजें दे सकता है, लाइट भी दे सकता है एंड हीट भी दे सकता है। यदि माइक्रोफोन की बात करें, माइक्रोफोन की, तो पहले हम बोलते हैं, फिर वो आवाज किस में कन्वर्ट हो जाएगी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। इसका उल्टा हो जाएगा लाउड स्पीकर। लाउड स्पीकर, लाउड स्पीकर क्या कर सकता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को साउंड में कन्वर्ट कर सकता है। यदि हम एक प्रोसेस की बात करें, बायोलॉजी में हम पढ़ते हैं फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस यानी कि प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण में क्या होगा, प्रकाश संश्लेषण में हमको पता है कि सूर्य की किरण पत्तों पे पड़ती है, क्लोरोफिल भी क्या करता है, उसको एब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक है, यानी कि, और रिएक्शन हमको पता है, ये रिएक्शन होती है CO2 प्लस वाटर, इससे बनता है ग्लूकोज और ऑक्सीजन, ठीक है। यहाँ एक कार्बन है या 6 कार्बन है, और एक सनलाइट इसको चाहिए, और सनलाइट को एब्जॉर्ब करने के लिए क्या चाहिए, क्लोरोफिल। यदि हम बैलेंस करें तो 6 6 6 कर सकते हैं क्लोरोफिल। तो सनलाइट यानी कि कौन सी एनर्जी हो गई, सोलर एनर्जी हो सकी, सोलर एनर्जी बोल सकते हैं इसको, सोलर एनर्जी। और सोलर एनर्जी क्या करती है, बॉन्ड बनाने में सहयोग करती है। जैसे कार्बन एक ही था, बाद में ग्लूकोज जब बना, इसको ग्लूकोज बोलते हैं, तो ग्लूकोज में 6 कार्बन लगे, यानी कि इसने किस में अपनी एनर्जी डोनेट की, बॉन्ड को बनाने में, यानी कि बॉन्ड बना, यानी कि एनर्जी कौन सी हो गई, केमिकल एनर्जी, केमिकल एनर्जी, ठीक। अब सोलर से ही एक और एग्जांपल हम याद रख सकते हैं, सोलर सेल। तो सोलर सेल क्या करता है, सोलर सेल, सोलर सेल भी यही सोलर एनर्जी को किस में कन्वर्ट कर देगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी हो गई। ओके, धन्यवाद।